कैसे हो दोस्तों आप सभी की मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सीज़न चल रहा है दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास पे हमारा सीज़न चल रहा है। लंच बैच के अंतर्गत हमने काफ़ी टॉपिक का डिस्कशन कर लिया है। सभी सिविल परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये, और चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा विषय है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मौल्य मिंटो सुधार। चलिए आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सक्सेस माइंड @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता है, जिसे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय मामलों के सचिव लॉर्ड जॉन मोरले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर मोरले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को नाम दिया गया है। बात समझ आ रही है। भारतीय मामलों के जो सचिव थे लॉर्ड जॉन मोरले और वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे, उनके नाम पर मोरले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को नाम दिया गया। पहली बार चुनाव की पद्धति शुरू की थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने क्या किया था कि पहली बार चुनाव की पद्धति शुरू की। विधान परिषदों के दायरे को व्यापक बनाने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों की मांगों को शांत करने और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया था। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, उसने क्या किया था कि विधान परिषद के दायरे को बढ़ाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उदारवादी थे उनकी मांगों को शांत करने के लिए तथा शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया था। इस अधिनियम ने 1881, 61 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में संशोधन किया था। बात समझ में ही प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में। प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। बात समझ में आई दोस्तों। जो अधिनियम की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम क्या देखा कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला जो प्रतिनिधिमंडल था, वो मुस्लिम वर्ग के एक समूह ने क्या किया था, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। यानी उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, क्योंकि मुसलमानों ने साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखते हैं। इसी समूह ने शीघ्र ही मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया, जिसे प्रारंभ में दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह ने नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकाल उल मुल्क के साथ मिलकर स्थापित किया था। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। मुस्लिम लीग ने क्या किया, ये जो समूह बना था उसने मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया और प्रारंभ में दिसंबर 1906 की बात है कि ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उन्होंने क्या किया कि नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क के साथ मिलकर स्थापित किया था इसको, मुस्लिम लीग। बात समझ में प्यार। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था प्यारे दोस्तों, वो साम्राज्य के प्रति वफादारी का उपदेश देना तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर रखना था। यानी जो मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो क्या था कि साम्राज्य के प्रति वफादारी देना, वफादारी को दिखाना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर रखना। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत के उदारवादी सचिव जॉन मोरले और भारत के कंजर्वेटिव वायसराय मिंटो का मानना था कि बंगाल में विद्रोह को दबाना आवश्यक था,
लेकिन लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन के बाद ब्रिटिश राज्य में स्थिरता बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बस में लॉर्ड कर्जन का क्या मानना था कि बंगाल की जो विभाजन हुआ था उसके बाद ब्रिटिश राज्य में स्थिरता बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, उनका मानना था कि भारतीय उच्च वर्ग के वफादार तत्वों और जनसंख्या के बढ़ते पश्चिमी हिस्से में जोश भरने के लिए एक नाटकीय कदम की आवश्यकता थी। उनका क्या मानना था कि जो भारतीय उच्च वर्ग थे और उच्च वर्ग के जो वफादार लोग थे उनकी जनसंख्या के बढ़ते पश्चिमी हिस्से में, यानी कि पश्चिमी हिस्से में जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसको और उसमें जोश भरने के लिए एक नाटकीय कदम की आवश्यकता थी। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के पीछे के कारण। दोस्तों, पहला जो कारण था वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की विफलता। यह अधिनियम राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थक प्रतिनिधित्व और सुधारों की मांगों को पूरा करने में विफल रहा। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो था वो राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थक के प्रतिनिधित्व को और सुधारों की मांगों को पूरा करने में विफल रहा। प्रशासन से भारतीयों का बहिष्कार, उसके अंतर्गत क्या है कि भारतीयों को मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं और उच्च प्रशासनिक भूमिकाओं से बाहर रखा, जिससे असंतोष बढ़ा। बात समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला जो कारण था वो था लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ। भारतीय आकांक्षाओं के प्रति कर्जन की उपेक्षा, जैसा कि उनके बंगाल विभाजन 1905 में देखा गया, ने असंतोष को बढ़ा दिया था। यानी कि लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थीं उसने क्या किया कि बंगाल विभाजन 1905 को में देखा गया उनकी नीतियों के अंतर्गत कि उससे क्या हुआ कि लोगों में असंतोष पैदा हुआ। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, उग्रवाद का विकास। कांग्रेस में बढ़ती उग्रवादी प्रवृत्तियों स्वराज की वकालत करती थी ने अंग्रेज को चिंतित कर दिया था। अंग्रेज से बढ़ती जो उग्रवादी प्रवृत्तियाँ थी, उग्रवादी शक्तियाँ थीं, उन्होंने क्या किया कि स्वराज की वकालत की थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों में चिंतित और चिंतन पैदा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने एक मैनिफेस्टो चलाया था कि फूट डालो और राज करो। बढ़ती राष्ट्रवादी एकता का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका लागू करके मुसलमानों को खुश करने का प्रयास किया था। क्या किया था कि बढ़ती राष्ट्रवादी एकता का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अलग निर्वाचिका लागू करके मुसलमानों को खुश करने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कौन कौन सा प्रावधान किया गया था। प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आइए देखते हैं। पहला प्यारे दोस्तों, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायिकाओं के आकार में वृद्धि की गई। दूसरा क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पहले तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायिकाओं के आकार को बढ़ाया गया, फिर क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। आगे चलते हैं। अगला है, प्रांतीय विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी और यह प्रांत से दूसरे प्रांत से अलग अलग थी। यानी जो प्रांतीय विधान परिषद थे उसमें सदस्यों की संख्या अलग अलग थी और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अलग अलग थी। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के अधिकांश सदस्य आधिकारिक सदस्य थे। यानी केंद्रीय विधान परिषद के जो अधिकांश सदस्य थे उन पे कुछ आधिकारिक सदस्य थे, यानी कि उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। पहला है, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे। यानी प्रांतीय विधान परिषद में क्या था कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, यानी कि वो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय नहीं थे, गवर्नमेंटेड नहीं थे, क्या कहते, बहुमत में थे। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में 69 सदस्य थे। बात समझ में आई। और 69 सदस्य में से क्या थे, 37 सदस्य ब्रिटिश अधिकारी थे, 32 गैर अधिकारी थे और गैर अधिकारियों में से 5 मनोनीत किए गए थे। आगे चलते हैं। 27 निर्वाचित चुने गए। 8 सीटों को मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। 4 सीटों को ब्रिटिश पूंजीवादियों के लिए आरक्षित किया गया। प्यारे दोस्तों, 2 सीटें जो थी वो जमींदारों के लिए आरक्षित की गई थी।
सामान्य निर्वाचन के तहत 13 सीटें थीं। आगे देखते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में उल्लेख किया गया कि निर्वाचित सदस्यों के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में ये उल्लेख किया गया कि जो निर्वाचित सदस्य थे उनके लिए चुनाव की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव की। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, स्थानीय निकायों ने निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जो बदले में प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे, बदले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। स्थानीय निकायों ने क्या किया कि निर्वाचक मंडल का चुनाव किया, और निर्वाचक मंडल क्या करती थी कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करती थी और बदले में क्या करती थी? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। आगे चलते हैं। केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियां और कार्यों का विस्तार किया गया। यानी कि जो स्थानीय निकाय थे उसमें निर्वाचक मंडल का चुनाव किया गया और बदले में क्या किया गया? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया गया और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते। जो प्रांत थे प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य चुनाव करते थे और बदले में केंद्र जो थे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। आगे चलते हैं। वे प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव पारित कर सकते थे, बजट की अलग अलग मदों पर मतदान कर सकते हैं, ये भी कहा गया। आगे चलते हैं। आगे है, एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी एक भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया और वो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था उनको। आगे है, भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव की परिषद के लिए 2 भारतीयों को नामित किया गया। वे कृष्णा जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। यानी भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव के परिषद के लिए 2 भारतीयों को नामित किया गया था, चुना गया था। किनको? कृष्णा जी गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। चलते हैं आगे दोस्तों। जमींदारों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों, प्रेसिडेंसी निगमों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। आगे मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था जिसमें मुस्लिम सदस्य मुसलमानों द्वारा चुने जाते थे। समझ में आई कि जमींदारों, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, प्रेसिडेंसी निगमों के लिए भी अलग प्रतिनिधि मंडल प्रदान किया गया। मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया जो सिर्फ मुसलमानी सदस्य को ही चुनते थे। आगे चलते हैं। इस प्रकार मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को वैध कर दिया गया। इसके लिए मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के जनक के रूप में जाने लगा। यानी कि सांप्रदायिक मतदाता के जनक के रूप में किसको जाना जाता था? लॉर्ड मिंटो। आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहला था अलग निर्वाचक। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दी गई जिसमें उन्हें अपने समुदाय से विशेष रूप से प्रतिनिधि चुनने का अनुमति मिल गई। आगे चलते हैं। सदस्यता में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता को बढ़ाकर 60 कर दिया गया, जबकि प्रांतीय परिषदों की सदस्यता में वृद्धि देखी गई। भारतीयों की भागीदारी की बात करें तो पहली बार भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद से जुड़े सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय बने। प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत था। प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया था। सदस्यों के अधिकार की बात करें तो सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, प्रस्ताव पेश कर सकते थे और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। हालांकि इन पर कोई कुछ प्रतिबंध भी थे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए आगे देखते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म की आलोचना, यानी मार्ले मिंटो सुधार की आलोचना। पहला क्या है कि कांग्रेस नेता मार्ले मिंटो सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जिम्मेदार सरकार की मांग की, जबकि सुधार ने विधानमंडलों में मूल निवासियों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार से असंतुष्ट होने के कारण एक जिम्मेदार सरकार की मांग की थी और विधानमंडलों में मूल निवासियों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। सुधारों का प्रमुख दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत थी। इसने हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा की और देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मुसलमानों को बड़ी संख्या में सीटों के साथ अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था जो उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित नहीं थे।
मुसलमानों को बड़ी संख्या में सीटों के साथ एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। उनकी आबादी के अनुपात में वो आरक्षित नहीं थे। आगे है, चुनाव पद्धति बहुत अप्रत्यक्ष थी और मतदाता अधिकार में असमानताएं थीं। आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रवादियों को विभाजित करना, राष्ट्रवादी ज्वार के खिलाफ नरमपंथियों और मुसलमानों को खड़ा करना था। यानी अंग्रेज़ों का जो मेन उद्देश्य था वो राष्ट्रवादियों को क्या करना था, टुकड़ों में बांटना था। राष्ट्रवादी ज्वार के खिलाफ नरमपंथियों और मुसलमानों को खड़ा करना था। विधान परिषदों का कार्यपालिकाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। जो विधान परिषद के कार्यपालिका थी वो उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते थे। आगे, देश के लोगों ने सुशासन की मांग की, जबकि 1909 के पार्लियामेंटरी सुधार ने उन्हें उदार निरंकुशता प्रदान की। देश के लोगों ने क्या किया कि सुशासन की मांग की थी, जबकि 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार ने क्या किया था कि उदार निरंकुशता प्रदान की थी। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रश्न को देखना चाहते हैं या MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कशन किया गया है और उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन भी देखे गए हैं। अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन से पार्ट से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।